हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। जैसा कि आपको पता है आज है वेडनेसडे और मैंने लास्ट वेडनेसडे से एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है शुरू से शुरू करवाऊंगी आपको। तो आज मैं इसका भाग 2 लेके आई हूँ और अगर अब तक आपने हमारा इस सीरीज़ का भाग 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 2 प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकनायक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जो संविधान है उसकी शुरुआत जो है प्रस्तावना से होती है और प्रस्तावना में जो हमने अभी पढ़ा ये सब कुछ लिखा गया है। तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम भारत के लोग। अब देखते हैं आगे। 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो यह आप याद रखेंगे। एक तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं और 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये बना और इसमें पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना को। जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ध्यान से सुनें क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के स्रोत। अब हम देखेंगे संविधान के स्रोत। जैसा कि आपको पता है जब हमारा संविधान बनाया गया था संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। तब जो है संविधान को बनाने के लिए एक नीति बनाई गई और संविधान को बनाने के लिए जो है 60 से भी अधिक देशों का अध्ययन किया गया। तब जाके जो है विश्व का सबसे जो हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है इसकी रचना की गई। तो चलिए जानते हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों से संविधान की सहायता ली गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब संविधान बनाया गया तो कम से कम 60 से भी अधिक देशों का अध्ययन किया गया उनके संविधान का, तब जाके जो है भारत का संविधान बनाया गया। अब देखते हैं कहाँ से क्या लिया गया है। तो एक तरफ राष्ट्र हैं, दूसरे तरफ कौन सा स्रोत लिया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था। एक बार फिर से देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है, कानून निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होना
और राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली तथा द्विसदनीय व्यवस्था, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ये हमने ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार तथा उपराष्ट्रपति का पद। ये सब जो है हमारे हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो आपने याद रखना है। ये सभी आपने याद करने हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं वो है कि इस भारत की संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये सब जो हैं आपने याद करने ही हैं। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनको याद करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कनाडा। तो कनाडा से लिया गया है कनाडा में से जो है शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये जो है ये कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या क्या लिया गया है देखते हैं। व्यापार, वाणिज्य और सभागार की स्वतंत्रता। तो ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। सोवियत संघ रूस। तो सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य एवं नियोजन प्रणाली प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये सब जो है सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो जो संविधान संशोधन प्रणाली है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये सब जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से आपातकाल उपबंध, राष्ट्रपति की जो आपातकाल शक्तियाँ हैं वो सब जर्मनी से ली गई हैं। और लास्ट है फ्रांस गणराज्य। फ्रांस से जो है गणराज्य प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, तो ये सब जो है फ्रांस से लिए गए हैं। अब हम जानेंगे आगे संविधान की विशेषताएं, बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम जानेंगे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है लिखित संविधान और लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो जो ये जो है, जैसा कि भारत का संविधान लिखित है, उसी तरह से अमेरिका का संविधान भी जो है लिखित संविधान है। तो आप याद रखिए कि भारतीय संविधान जो है एक संविधान सभा द्वारा, जैसे कि आपको पता है 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसी द्वारा जो निर्मित लिखित संविधान है और ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। नेक्स्ट देखते हैं। और जो मूल संविधान है, माफ़ कीजिएगा इसमें थोड़ा सा रह गया। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में इनकी जो संख्या है, वर्तमान में एक प्रस्तावना और 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद, लेकिन मूलतः जो है ये 395 ही हैं और 25 भाग तथा 12 अनुसूची हैं। तो आप याद रखेंगे वर्तमान में 465 से भी अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल में 395 हैं और भाग हो गए हैं 25, जो कि पहले 22 थे, और जो अनुसूचियां हैं
वो जो मूलतः थी वो 8 थी, लेकिन अब जो है इनकी संख्या 12 हो गई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। संप्रभुता संपन्न राज्य, दूसरी विशेषता है ये है संप्रभुता संपन्न राज्य। तो संप्रभुता संपन्न राज्य उस राज्य को कहते हैं जो अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। इसका मतलब ये है कि जो आंतरिक और वैदेशिक जो नीतियाँ होती है उन पर जो है हस्तक्षेप करने का अधिकार उसको स्वयं को होता है, ना कि कोई बाहरी देश या बाहरी राज्य हस्तक्षेप करता है। तो भारत जो है पूर्णतः स्वतंत्र है। तो आप ऐसा याद रखेंगे। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये संविधान की तीसरी विशेषता है। तो जान लेते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। जो भारत की जनता के द्वारा चुन लिए जाएंगे उनके द्वारा ही जो है उनके द्वारा ही जो संचालित करेंगे। जो सरकार होगी, जो सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी वही जो है कामकाज संभालेगी। नेक्स्ट है जो अगली हमारी विशेषता है संविधान की, वो है संसदीय सरकार। तो संविधान में संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये शासन का प्रावधान है, जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। तो आप याद रखेंगे जो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का शासन का प्रावधान है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है ये जनता के हाथ में, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है ये प्रधानमंत्री होता है। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप जो है ये याद रखेंगे। तो अब हमने कर ली संसदीय सरकार जो कि संविधान की विशेषता थी। अब आगे देखते हैं मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की मुख्य विशेषता होती है। तो आप याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा करना ये संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। तो नेक्स्ट जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में जानेंगे। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड से लिया गया है। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। अब नेक्स्ट जो इसके बारे में एक कोटेशन है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो आप याद रखेंगे ग्रेनविल जो ऑस्टिन थे उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट देखते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो भारत का संविधान है वो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, और जो भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। राज्यों में उच्च न्यायालय एवं एक अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता समन्वय। अगली जो हमारी विशेषता है वो है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का न्याय सर्वोच्चता का
समन्वय भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद ना तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और ना ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो देखिए हमारा संविधान जो है कितना ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो इतनी विविधता होने के बाद भी हम लोग जो है एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये हमारे संविधान की ही देन है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या विशेषता है। कठोर एवं लचीला। भारतीय संविधान एक साथ कठोर और लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान को पुनः रचना हो गई है। इससे विशेष उल्लेखनीय है 7वां, 42वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अंतिम 2 संशोधनों में भाग 9 और 9 में जोड़े गए हैं, जो कि पंचायत और न्यायपालिका से संबंधित है। जैसे कि आपको पता ही है जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत से रिलेटेड है और जो 74वां संविधान संशोधन है ये न्यायपालिका से संबंधित है। तो ये सब जो है ये संशोधन करके ही जो है ये ऐड किए गए हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों है। इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया है जो किसी अन्य देश के संविधान से नहीं मिलता। तो ये थी हमारी विशेषताएं। अब अगली देखते हैं एकल नागरिकता। जो अगली हमारी विशेषता है संविधान की, ये है एकल नागरिकता। संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता एक संघ और दूसरे राज्यों की होती है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। किंतु जो हमारा देश भारत है, भारतीय संविधान केवल एकल सिंगल सिटीजनशिप को ही मान्यता प्रदान करता है। तो आप याद रखेंगे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि हमारे देश भारत में एकल नागरिकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है। तो कितनी गर्व की बात है। देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत का या जिसमें वह रहता हो। आगे है वयस्क मताधिकार। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। संविधान के लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लेकिन संविधान के 61 जो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 1989 में हुआ, उसके द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये हमारे संविधान की एक बहुत ही विशेष जो है विशेषता थी। और आगे देखते हैं कौन सी विशेषता है। अब है केंद्रोन्मुख संविधान। तो जो केंद्रोन्मुख संविधान ये हमारे महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे संविधान की। यह संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। केंद्रीकरण होते हुए भी ये जो है इसमें प्रबल संघात्मक होते हुए भी इसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। जब कभी भी कभी वित्तीय संकट या कुछ जैसा कि आप कोरोना वगैरह ये जो भी आजकल महामारी पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो है हमारे देश का संविधान कहता है कि संघात्मक होते हुए भी केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। तो इतना सब कुछ, इतनी विविधता होते भी इसमें केंद्रीकरण की एक प्रबल प्रवृत्ति है।
यानी कि आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वतंत्र रूप जो है एकात्मक स्वरूप जो है वो धारण कर लेता है। अब देखते हैं अगली जो विशेषता है वो है समाजवादी राज्य। तो जो समाजवादी राज्य है पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सब धर्मों को समानता दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी राज्य। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता समाजवादी राज्य भी है। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। तो एक बार फिर से देखेंगे इसको। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान की मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। जैसे कि हम संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह जो है भाग 4A के तहत और आर्टिकल जो 51A है उसमें नागरिकों को जो है कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनकी संख्या है 11। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है ये है अल्पसंख्यकों के अधिकार हितों की रक्षा। भारतीय संविधान इस अर्थ से भी विशिष्ट है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने तथा अनुच्छेद 30 के द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो ये थी हमारी विशेषताएं। आगे देख लेते हैं विधि का शासन। तो विधि के शासन के बारे में जानेंगे, ये भी हमारी विशेषता है संविधान की। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, सभी को जो है एक समान समझा जाता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। और जो आगे हमारी विशेषता है ये है संवैधानिक तत्वों का समावेश। भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण इसमें विभिन्न देशों के संविधानों में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है। देखिए कितनी अच्छी बात ये बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण ये भी है कि इसमें बहुत सारे देशों से जो है बहुत सारे तत्व लिए गए हैं। विदेशी संविधानों के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर संविधान में शामिल किया गया है। और इस पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ शब्द कहे हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर एक बात कही है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। और भारतीय संविधान का जनक जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो चलिए इनके द्वारा जो कही गई बात है एक बार फिर से पढ़ते हैं।
कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे उसमें जो काम करने वाले, उसे जो क्रियान्वित करने वाले लोग अगर बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। और आज की जो लास्ट जो विशेषता है संविधान की जो हम करेंगे वो है संवैधानिक तत्वों का समावेश। तो जो ये है त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था, इसके बारे में हम जानेंगे। ये है आज का हमारा लास्ट भारतीय संविधान की विशेषता। तो चलिए देखते हैं। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रीकृत व्यवस्था, ये जो है। तो ये थी हमारे संविधान की विशेषताएं। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई सजेशन है तो मुझे सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।